स्थायी बंदोबस्त के लाभ की बात करें तो अब हम थोड़ा चलते हैं उसके दोष की ओर। आखिर सभी कुछ पूरा लाभ, पूरे फायदे ही नहीं रहे होंगे, पूरे गुण ही नहीं रहे होंगे, कुछ अवगुण भी रहे होंगे। और अवगुणों की बात करें तो इसमें इनकी हानियों तो निश्चित रूप से न्यूनतम रही होंगी, या कम से कम जब बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई उस समय इस बात की कल्पना नहीं थी कि इसके कुछ इस तरह के नुकसान भी होंगे, और नुकसान हुए जिसे आज भी हम भुगत रहे हैं। पहला, हानि की बात करें तो सबसे पहली है कि किसानों के हित का ध्यान इसमें नहीं रखा गया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि किसानों के हित का ध्यान? अंग्रेजों ने जमींदारों से समझौता किया, और जब अंग्रेज और जमींदारों के समझौते हो रहे हैं तो बीच में किसान कहीं नहीं आ रहा है। किसान जमींदार के शरण में चला जाता है, और जमींदार जैसा इशारा करे वैसा उसके इशारे पे नाचना पड़ता है। तो ये इस व्यवस्था की बुराई थी कि किसान एक तरीके से अब जमींदारों की दया माया पे था, और किसानों के हित का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। सब कुछ जमींदारों पे के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। दूसरी बुराई इस व्यवस्था की ये थी कि जहाँ एक और किसानों को नुकसान ये था कि अंग्रेज अब उनके हितैषी नहीं रहे और सब कुछ उन पर, वे लोग अब जमींदारों पर निर्भर हो गए। जमींदारों को इसमें क्या नुकसान हुआ? आपको जैसे मैंने बताया कि लगान को समय पर ना देने की स्थिति में जमींदारों की भूमि ले ली जाती थी और उसे पुनः नीलामी किया जाता था। तो इस प्रकार बहुत बार ऐसा हुआ कि ज़मींदारों की ज़मीन बार बार नीलाम हुई, और मैंने आपको पहले बताया है कि लगभग 75% ज़मींदार ऐसे नए निकले जिनकी ज़मीन किसी न किसी कारण से नीलाम कर दी गई थी। तो ज़मींदारों को भी इसका बड़ा नुकसान था। भुगतान समय पर न करने के कारण वे बार बार भूमि से वंचित हो जाते थे। तीसरा नुकसान इसका यह था कि कृषि उत्पादन में आशा के अनुरूप किसान जमींदारों की कोई रुचि नहीं रही। कारण क्या था? जमींदार, ये शुरू में अपेक्षा की गई थी कि जमींदार जो हैं वे कृषि उत्पादन में रुचि लेंगे, लेकिन जमींदारों को तो आय से मतलब था, उनको राजस्व से मतलब था। और एक बार यदि राजस्व कर निर्धारित हो गया है तो जमींदार के पास इतना राजस्व आ जाता था शासन को देने के बाद भी कि उसके बल पर ही वह विलासिता का जीवन उपभोग कर सकता था। उसका अत्यधिक बहुत ज़्यादा संपन्न हो गया था, बहुत ज़्यादा वह आलसी हो गया था, और भूस्वामी होने के कारण बहुत शक्तिशाली भी हो गया था। तो उसको उत्पादन में कतई रुचि नहीं थी, उसको तो राजस्व में रुचि थी। तो ये एक बहुत बड़ी बुराई इस व्यवस्था की हुई कि उसके कारण, और तो और ये जो ज़मींदार थे, नए नए ज़मींदार आ रहे थे तो ये लोग शहरों में रह रहे थे, यानी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, अनुपस्थित ज़मींदारी व्यवस्था एक तरीके से प्रारंभ हो गए। ऐसे ज़मींदार जो अपनी ज़मीन से कोसों दूर रह रहे हैं, क्या ऐसे ज़मींदार वास्तव में ज़मीन के वार्धक्य में, उत्पादन के वार्धक्य में, या किसान के लिए किसी तरह के हितैषी रहेंगे या उसमें रुचि लेंगे? संभव नहीं था। तो ये इसकी एक नई बुराई पनपी जो अनपेक्षित थी, और कल्पना नहीं किया था अंग्रेजों ने कि जमींदार इस तरीके से पेश आएंगे। इन जमींदारों का किसानों के सुख दुख से भी कोई ताल्लुकात नहीं था। जैसा मैंने बारंबार कहा, इनका तो केवल एक ही लक्ष्य था, राजस्व और बढ़ा हुआ राजस्व। चौथी बुराई, सरकार को भी इससे हानि होने लगी। किसानों को किस तरह से हानि हो रही थी स्पष्ट है, जमींदारों को किस तरह से हानि हुई। अब तीसरा वर्ग जो था सरकार को भी ऐसा देखा गया, ऐसा महसूस किया गया कि उसे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। क्या आप बता सकते हैं किस तरीके से सरकार को नुकसान हो रहा होगा? जैसा मैंने बताया, एक बार लगान निर्धारित होने के बाद किसान या ज़मींदार इस बात के लिए स्वतंत्र था कि वह अतिरिक्त उत्पादन कर ले, और उस अतिरिक्त उत्पादन पर उसे किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। तो सरकार एक बहुत बड़े राजस्व से
संभावित राजस्व कर से वंचित हो रही थी और यह एक बहुत बड़ा सरकार के लिए नुकसान था। उत्पादन वृद्धि का सरकार के लिए कोई मायने नहीं था। दूसरे शब्दों में शायद सरकार भी अब उत्पादन में उतना रुचि नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की रुचि से सरकार को फायदा नहीं होगा। पूरा लाभ जो भी होना था उत्पादन वृद्धि में, वो तो जमींदार को ही जा रहा है। और जब अगली बार फिर से राजस्व कर निर्धारित किया जाएगा, उस समय फिर नए दर पे होगा, तब तक तो कई वर्ष निकल जाएंगे। पांचवा, इस व्यवस्था ने, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने एक हमारी राष्ट्रीय भावना को, और राष्ट्रीय का अर्थ है एकजुट भावना को, पूरे देश की भावना को, इस भावना को बहुत ठेस पहुंचाई। क्योंकि ये एक जमींदार वर्ग एक ऐसा शक्तिशाली नया वर्ग आ गया जो अपने को अन्य वर्गों से बिल्कुल अलग ही समझता था। और ये उदित जब हुआ तो इस वर्ग ने अपने को अपने उदय का कारण अंग्रेजों को माना, ईस्ट इंडिया कंपनी को माना, और इस प्रकार वे लोग देश के प्रति समर्पित ना होकर के, राष्ट्र के प्रति समर्पित ना होकर के वे लोग अंग्रेजों के परम भक्त बन गए, उनके कट्टर समर्थक बन गए। तो इस प्रकार भारतीय समाज में एक ऐसा शक्तिशाली वर्ग पनपा जो कि अंग्रेजों का परम भक्त हो गया, उनका कट्टर समर्थक हो गया। और इसके हमको अनेक उदाहरण आगे मिलेंगे। जब अंग्रेजों के भारतीय शासन के काल में कई ऐसे अनुभव आए जब हम देखते हैं कि इन ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों का समर्थन ही नहीं किया बल्कि भारतीयों का विरोध भी किया। भारतीय विचारों का, भारतीय जो भारत के लोग जिस भी मुद्दे को लेकर आशंकित थे उस पर उनका कतई सहयोग नहीं मिला। अंतिम जो बिंदु है जो हम देख सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का परिणाम था और उसका दुष्प्रभाव था, और वह था कि हमारे जो सामाजिक ढांचा था भारत का, उसमें सामाजिक ढांचे में एक बड़ी असमानता की भावना आ गई। ये एक बहुत ताकतवर वर्ग सामने आया, बहुत धनाढ्य वर्ग सामने आया, और हमारी जो अपनी जो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, जिसकी अपनी बुराइयां रही होंगी, पर उस जाति व्यवस्था में ये एक नई श्रेणी सामने आई जो धन से और लक्ष्मी से, दोनों से बहुत शक्तिशाली थे, और अंग्रेज़ों के समर्थक होने के नाते ये अंग्रेज़ों का भी इनको वरद हस्त मिला हुआ था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषकर बंगाल में बड़ा दो तरीके से दो अलग अलग वर्ग बड़े स्पष्ट रूप से सामने आए। एक तो निर्धन वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरा जो धनी वर्ग कहलाता। धनी वर्ग अर्थात ये जमींदार, ये स्थायी बंदोबस्त के पनपे हुए, स्थायी बंदोबस्त से सामने आए हुए जमींदार। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों की असफलता। कंपनी ने जो ये स्थायी बंदोबस्त किया था, इसमें कुछ उम्मीदें तो थी, कुछ उद्देश्य थे, लेकिन कई कारणों से ये थोड़ा असफल भी रहा। ये जो कंपनी के जो अधिकारी थे, जो नियुक्त किए गए थे इस कार्य के लिए, इस व्यवस्था का आरंभ जमींदारों में भू संपत्ति के प्रति सुरक्षा की भावना लाने, सुधार और कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु किया था, जैसा हमने पहले बताया। यानी कंपनी चाहती थी कि जमींदार लोग निश्चिंत रहें, सुरक्षित महसूस करें कि यह जमीन उनकी है और ये उसके परमानेंट मालिक हैं। दूसरा, किसान भी सुनिश्चित रहे, किसान भी निश्चिंत रहे कि एक बार कर निर्धारण के बाद उस पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाएगा, तो जो अतिरिक्त आमदनी यदि होती है तो वह प्रोत्साहित होगा, वह उसी की रहेगी, जो उसके लिए एक प्रोत्साहन का काम करेगा। जमींदारों ने दुर्भाग्य से इस व्यवस्था से शुरू में तो लाभ लिया, परंतु बाद में लापरवाह हो गए, आलसी हो गए। कारण क्योंकि उनके पास एक नियमित आमदनी आने लगी।
और वह आमदनी भी अच्छी खासी होती थी, काफी बड़ी मात्रा में होती थी। तो उन्होंने भी वो श्रम करना, कृषि सुधार में प्रोत्साहन देना, ये सब कम कर दिया। तो जमींदारों के लापरवाह होने और आलसी होने से उन पर राजस्व की जो रकम लग रही थी वो बढ़ती गई और अंततः उनकी जमीनें नीलाम होने लगी, नीलाम होते गए। और उसका कारण मात्र यही था कि जमींदारों ने उद्देश्य की अपेक्षानुसार कार्य नहीं किया, थोड़े लापरवाह हो गए और इसलिए समय पर राजस्व नहीं दे पा रहे थे। परिणामतः जमीन नीलामी हुई। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में, अंतिम दशक में, यानी 1790 के आसपास 75% से अधिक जमींदारी नीलाम कर दी गई थी और नीलामी के द्वारा नए जमींदारों को हस्तांतरित की गई थी। ये उदाहरण बहुत स्पष्ट बताता है कि किसान जहां एक तरफ उद्यम करना चाहता था, जमींदार दूसरी ओर एक तरीके से बहुत ही लापरवाह हो गए, गैर जिम्मेदार हो गए। इतने जिम्मेदार कि वे राजस्व की रकम को समय पर नहीं दे पाते थे। परिणाम स्वरूप 75% से ज्यादा जमींदारों की जमीन नीलाम होकर नए हाथों को हस्तांतरित की गई 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में। जमींदारों की असफलता के कारणों का यदि हम आकलन करें, यदि हम जानने की कोशिश करें कि जमींदार आखिर क्यों असफल हुए, क्यों ये देश पूरा नहीं कर पाए, तो कुछ आधार सामने आते हैं। जैसे पहली बात जो है कि शायद राजस्व में निर्धारित की गई राशि बहुत अधिक थी, अर्थात काफी कुछ हिस्सा शासन ले लेता था कर का, राजस्व का, और मात्र उसका एक छोटा हिस्सा, यद्यपि वह भी काफी बड़ी रकम होती थी, फिर भी जमींदार के पास उसका एक छोटा हिस्सा ही आता था। तो ये जो बहुत बड़ी राशि जो ली जाती थी, ये शायद जमींदारों को मेहनत करने में हतोत्साहित करती थी। राजस्व की राशि बहुत अधिक, क्योंकि खेती का विस्तार होने पर यह व्यवस्था 1790 के दशक में प्रारंभ की गई। इस्तमरारी सिस्टम जो बताया मैंने, ऐसे समय में या इस काल में कृषि उपज कीमतें बहुत कम थीं या बहुत नीची थीं, सस्ती थीं। इससे कृषकों या रैयतों के लिए जमींदारों को देय राशि का भुगतान करना भी कठिन होने लगा। एक तरह से इतिहासकारों का कहना है कि इतनी नीची हो गई थी कीमत, कृषि उपज की कीमतें इतनी गिर गई थी कि ये जो रैयत थे या कृषक थे, उनको, जमींदारों को जो उनको राशि देनी होती थी, वो एक तरीके से नामुमकिन हो गया भुगतान करना समय पर। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जमींदार कृषकों से राजस्व एकत्र नहीं कर पाता था और कंपनी द्वारा निर्धारित राशि जमा करने में असफल, और परिणाम नीलामी और नए जमींदार। इस व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जो निश्चित तिथि थी, उसमें जमीनें नीलाम भी कर देते थे अंग्रेज। और नीलाम करने के पीछे अंग्रेजों का मकसद ये भी था कि एक अतिरिक्त आय का जरिया बन गया नीलामी। तो अंग्रेज लोग तो आय से खुश थे, जितनी आय बढ़े, चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से, उन्होंने नीलामी का तरीका अख्तियार किया, समय पर न दिए जाने पर जमीन की पुनर्नीलामी। और इस प्रकार इसका परिणाम क्या हुआ कि जमींदार एक तरीके से इस व्यवस्था में, इस्तमरारी व्यवस्था में, बंदोबस्त व्यवस्था में एक तरीके से अपने को काटने लगे, उससे दूर होने लगे और कुल मिलाकर निष्कर्ष कि वे असफल हो गए। साथ ही साथ इसके कुछ और परिणाम भी हुए। तो इस प्रकार इस स्थायी बंदोबस्त के गुण और लाभ को जानने के बाद अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का क्या विरोध भी हुआ, स्थायी बंदोबस्त का क्या कुछ प्रतिरोध भी हुआ, क्या किसी रूप में इस व्यवस्था के खिलाफ भारतीय समाज का कोई वर्ग खड़ा हुआ।
निश्चित रूप से इसके भी उदाहरण हैं। ये जो ऊंचे कर थे, जो कर बहुत ऊंचे, करों की जो दरें बहुत ऊंची थी, जमींदारों ने उसका कई बार विरोध किया है और इसमें कंपनी द्वारा राजस्व की ऊंची दर और साथ ही साथ नीलामी जो बारंबार होती थी उसका भी प्रतिरोध होता था। नीलामी बारंबार होने से, जैसा मैंने बताया कि लगभग 75% ज़मीनें पुनर्नीलाम हुई और नए ज़मींदार सामने आए। इसका परिणाम क्या हुआ होगा कि ज़मींदारों की जो अपनी खुद की जीवन व्यवस्था थी, खुद की जो अपनी जीवन शैली थी, वह बारंबार टूटी होगी, बारंबार प्रभावित हुई होगी। तो इन लोगों को, इन ज़मींदारों ने इस बढ़ते हुए कर को और इस नीलामी के विरोध में कई नायाब तरीके अख्तियार किए और इस तरीक़ों से उन्होंने अंग्रेज़ों को भी परेशान कर दिया। इसका बड़ा दुरुपयोग किया उसका। एक उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि फर्जी बिक्री के तरीके निकाले। इस ज़मीन के अपनी नीलामी के फर्जी खरीदी बिक्री के तरीके इन ज़मींदारों ने निकाले और इन फर्जी बिक्री तरीक़ों से अंग्रेज़ों की नाक में उन्होंने दम कर दिया। पर उनके लिए तो ये एक समस्या का निदान था। उनकी समस्या जो थी कि ज़मीन बारंबार नीलाम होती थी, समय पर टैक्स न देने के कारण उससे निदान पाने के लिए एक उदाहरण, बड़ा रोचक उदाहरण दिया है। वह उदाहरण है बर्दवान के राजा का। बर्दवान के राजा जो थे, इनको मालूम था कि सरकारी आदेशों के अनुसार महिलाओं की ज़मीन को नीलामी नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अपनी माँ के नाम कर दिया। तो इस प्रकार वह नीलामी से, और उसके बाद उन्होंने उस ज़मीन का राजस्व नहीं दिया। राजस्व न देने की स्थिति में अंग्रेज़ों की जब नज़र पड़ी तो उन्होंने तय किया नियमानुसार कि ज़मीन का नीलाम किया जाएगा। बर्दवान के राजा ने उसका बारंबार विरोध किया, लेकिन अंततः अंग्रेज़ इस बात में सफल हो गया कि उन्होंने नीलामी की तारीख और सब तय कर दी। जब नीलामी हुई तो इसी बर्दवान राजा के एजेंटों ने यही ज़मीन खरीद ली, ऊंची बोली लगाकर खुद ले ली और फिर उसके बाद फिर वही टैक्स नहीं देना, फिर वही राजस्व कर नहीं देना। परिणाम स्वरूप फिर ज़मीन को ले लिया गया, दोबारा नीलामी हुई, अब दूसरे एजेंट, लेकिन वही बर्दवान राजा के एजेंट आके फिर ये ज़मीन ले लेते थे। तो ये एक तरीका इनका ऐसा था जिससे वो अंग्रेज़ों को परेशान करते थे, उनका प्रतिरोध करते थे, उनका विरोध करते थे। और अंततः क्या हुआ, अंततः अंग्रेज़ों ने परेशान होकर कम रेट पर ही, कम कीमत पर ही बर्दवान के ज़मींदारों को ही यह ज़मीन बेच दी, बर्दवान के ज़मींदार को यह ज़मीन दे दी। तो इस प्रकार इसका प्रतिरोध भी हुआ और कई जगह ज़मींदारों ने अपनी हताशा इस रूप में निकाली। इस प्रकार 1793 से लेकर, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने से लेकर 1801 के बीच बंगाल में तो 4 बार जमींदारियों की नीलामी में एक बर्दवान राजा की जमीन थी। बर्दवान बंगाल का ही क्षेत्र है, वहां 4 बड़ी जमींदारियों की नीलामी हुई और एक बर्दवान के राजा की जमीन थी। नीलामी में बहुत बेनामी खरीद हुई। बेनामी आप समझते होंगे, बेनामी मतलब अपने नाम से जमीन ना खरीद करके किसी और के नाम से जमीन खरीदना। और परिणाम क्या हुआ कि जो बेनामी खरीदी बिक्री हुई, इसमें 15% सौदे नकली निकले और 30,000 की प्राप्ति कंपनी को हुई। नीलामी तो हुई, उसमें 30 लाख रुपए उनको मिले, 30,000 नहीं, 30 लाख रुपए उनको मिले। लेकिन ये जो सौदे थे 15% से ज्यादा सौदे नकली निकले। और यदि कोई बाहरी खरीदार जमींदारों की जमीन खरीद लेता था तो जमींदार के लठियाल, यानी जमींदार के जो अपने उसके बदमाश लोग रहते थे, लठीमार लोग रहते थे, जमींदार के जो रक्षक रहते थे, अंग रक्षक रहते थे, वे लोग मार पीट कर बाहर ही जमींदार को भगा देते थे। और या फिर पुराने रैयत नए जमींदार मालिकों को खेत में आने नहीं देते थे, ये भी होता था। तो दोनों ही तरीके, मसल पावर जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, बाहुबल, अपनी ताकत दिखाकर स्थानीय जमींदार
बाहरी जमींदारों को फटकने नहीं देता था, और यदि कहीं आ गए तो उनको मार पीट करके भगा देता था। और जो स्थानीय रैयत थे, ये नए मालिकों को, नए खरीदार लोगों को, जिन्होंने नीलामी में जमीन खरीदी, उन्हें खेत तक आने नहीं देते थे, क्योंकि ये रैयत अपने पुराने जमींदारों को ही अपना अन्नदाता मानते थे और उनके प्रति एक तरीके से वफादारी हो गई थी, एक तरीके से उनके बीच में संबंध हो गए थे। तो संबंधों का परिणाम क्या हुआ कि नीलामी बेनामी होने लगी, नीलामी नकली होने लगी। अंग्रेजों की आय तो बढ़ती रही, लेकिन नए जमींदार एक तरीके से आने बंद हो गए। और वफादारी का ही परिणाम था कि इन लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई, स्थानीय जमींदार और स्थानीय रैयत लोगों के बीच में, बाहरी तत्वों को आने से एक तरीके से ये लोग खदेड़ते थे। इस प्रकार राजाओं की जमीनें तो बेची गई, जैसे बर्दवान का मैंने जिक्र किया, लेकिन नियंत्रण या कंट्रोल किनका था? वही पुराने जमींदारों का, वही पुराने मालिकों का, वही पुराने रैयत का। जमींदारों ने 1790 के दशक में सारी विपत्तियों का सामना करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत तो किया, लेकिन 19वीं सदी जब आई तो आर्थिक मंदी का जो दौर चला, एक आर्थिक शब्द है, इकोनॉमिक्स का शब्द है आर्थिक मंदी। जब ये आर्थिक मंदी आई तो जिससे पैसे का बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन होता है, तो जमींदार एक बार फिर असफल हो गए और ऐसा लगा कि यह व्यवस्था भी अब चरमराने लगी है।